तो आई थिंक सबसे हो गया है और ठीक है। तो सही है। जो मुझे नज़र आ रहा है अभी तक जो हमारे पास क्लास में मेजोरिटी है वो ज़्यादातर लोग आई थिंक मेजोरिटी अपना ही काम करना चाह रहे हैं या फिर वो ऑलरेडी कंसल्टेंसी कर रहे हैं और उसको वो एक्सपेंड करना चाह रहे हैं। ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं तो उनको नज़र रखते हुए अगर आप लोग पाकिस्तान से बैठ के या फिर यहाँ पे आके फर्म स्टैब्लिश करना चाहते हैं तो ज़्यादा अच्छी और लॉन्ग टर्म अप्रोच है। और इसके अंदर लाइक के मैंने जैसे क्या कहते हैं ओरिएंटेशन के अंदर मैंने एक्सप्लेन भी किया था, इसके अंदर अच्छा खासा पोटेंशियल है। क्योंकि यहाँ पर उस हिसाब से अभी कंपनीज रजिस्टर्ड नहीं है, जो फर्म्स रजिस्टर्ड नहीं है कि लोगों को सर्विसेज दे सकें। क्योंकि पहले जैसे कि अगर आप लोग जो यूएस में बैठे हैं या जो यूके में काम कर रहे हैं वहाँ पर इवन अगर आप स्मॉल बिजनेस भी रन कर रहे हैं तो साथ ही आपको जो एक अकाउंटेंट हायर करना पड़ता है, रिगार्डलेस कि आपका रेवेन्यू जो है या आपका जो बिजनेस है वो बहुत छोटा है, मे बी 1,000 पाउंड का है, 2,000 पाउंड की भी अगर सेल है कुछ भी है, तो जैसे ही आप कंपनी रजिस्टर करते हैं तो आपको साथ ही अकाउंटेंट हायर करना पड़ता है। दैट वाज नॉट द केस इन यूएई बिफोर। क्योंकि यूएई में पहले यही था, थोड़ा सिस्टम के लॉज काफ़ी रिलैक्स थे। जैसे कि कॉर्पोरेट टैक्स भी नहीं था, वैट भी नहीं था, 2018 से पहले वैट भी नहीं था। तो आप एक हिसाब से कह सकते हैं कि फुल एक फ्री मार्केट थी इन रिगार्ड्स टू द टैक्सेशन और लॉज एंड रेगुलेशंस के भी। इवन मैं खुद ऑडिट से एसोसिएट रहा हूँ तो ऑडिट होता तो था लेकिन वो कंपनीज की मर्जी होती थी, अभी भी खैर उनकी मर्जी है, लेकिन वो उनको उतना सीरियसली नहीं लेते थे क्योंकि रिक्वायर्ड इस रिक्वायरमेंट इतनी ज़्यादा नहीं थी, कंप्लायंस वगैरह नहीं थी। अब उसके बाद से कंप्लायंसेस आना शुरू हो गई हैं। जैसे कि एफटीएफ को आप अच्छे से जानते होंगे, जिसमें पाकिस्तान भी रहा था। तो यूएई में भी उसमें मसाइल थे और उसकी वजह से अब एएमएल है, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग रेगुलेशंस हैं। उसके बाद एक्साइज टैक्स आ गया। और ये सारी चीज़ें लेकर अगर हम सोचें देखें तो आगे जाके जो मार्केट है वो थोड़ा सा ट्रेडिशनल मार्केट जैसे होती हैं, डेवलप्ड कंट्रीज की मार्केट्स होती हैं कि एवरीवन हैज़ टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन टैक्सेशंस। तो वो जो इरेगुलर किस्म के या वो नॉन सीरियस करेक्टर्स हैं या बिजनेसमैन हैं वो फेड आउट होते जा रहे हैं ऑटोमेटिकली। क्योंकि मैं खुद भी एक कंसल्टेंसी फर्म रन कर रहा हूँ तो मेरे पास खुद भी क्लाइंट्स आते हैं। तो उनमें से बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जिनसे आप कह लें कि 8 से 6 महीने पहले बात हो रही थी तो उस टाइम पे वो बिल्कुल सीरियस नहीं ले रहे थे कॉर्पोरेट टैक्स को। तो अब आके उनको जब फाइन्स आना शुरू हो गए हैं। अच्छा, एक और मज़े की बात बताऊं कि यहाँ पे यूएई के अंदर जो फाइन्स होते हैं एज कम्पेयर टू अगर पाकिस्तान की मार्केट है, यूएस का मुझे इतना नॉलेज नहीं है बट अगर मैं वैसे कंपेयर करूँ तो वहाँ पे भी इतने फाइन्स नहीं होंगे। यूएई के अंदर या जितने भी गल्फ कंट्रीज होते हैं ये फाइन्स के मामले में जो है कि इनके हैवी अमाउंट्स होती हैं। इधर इधर इट्स ट्रैफिक फाइन और कोई भी इसी तरह की और म्यूनसिपलिटी के फाइन या किसी तरह के भी फाइन हो, जिसकी वजह से लोग डरते हैं कि भाई कोई भी क्राइम करने से या मतलब कोई भी टैक्स एवेजन करने से। तो फॉर एग्जांपल अगर आप सिर्फ कॉर्पोरेट टैक्स रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहे तो आपको 10,000 दिरहम का फाइन है, विच इज अराउंड यू कैन से मोर देन $3,000। तो ये इस वजह से वो उस टाइम पे सीरियस नहीं ले रहे थे। अब तो 31 दिसंबर गुजर चुका है। एनीवे दैट वाज अ बैच वाइज कॉर्पोरेट टैक्स रजिस्ट्रेशन थी। हर किसी के लिए डिफरेंट डेडलाइन थी, लेकिन आप कह लेंगे मोस्ट ऑफ द कंपनीज जो हैं 90% ऑफ कंपनीज में भी मोर इससे भी ज़्यादा के ऊपर सारी ओनली जो न्यू अभी इनकॉर्पोरेट हुई हैं उनमें से फ्यू होंगी जिनकी अभी रिलैक्सेशन होगी, जिनकी अभी डेडलाइंस नहीं होंगी। अपार्ट फ्रॉम दैट एवरीवन वो डेडलाइन चली गई है। तो अब आके लोग आ रहे हैं और उनको बाकी 10,000 दिरहम का फाइन आ रहा है। उसकी वजह से वो डर रहे हैं तो वो साथ में ये भी कहते हैं कि भाई ठीक है अब हमारी आप टैक्स फाइलिंग भी कर दें और उसके साथ साथ आप मतलब जब आप टैक्स फाइलिंग करेंगे तो फिर आपको बुक कीपिंग भी करनी पड़ेगी। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि मार्केट के अंदर इतना जूस है या मार्केट के अंदर इतना पोटेंशियल है कि अब लोग सीरियस लेना शुरू होंगे और लोगों को एक पार्ट टाइम या फुल टाइम अकाउंटेंट रखना पड़ेगा। तो अगर आप ये सारी चीज़ें जहन में रखते हैं और आप कोर्स कर रहे हैं कि इधर आप एक प्रोफेशनल हैं और आप जॉब करते हैं और लेटर ऑन आप अपने करियर में मूव करना चाह रहे हैं, यूएई में आना चाह रहे हैं, या फिर आप जैसे बहुत सारे दोस्तों ने फरमाया कि भाई उनकी फर्म्स हैं और वो अपनी फर्म्स की एक्सटेंशन चाह रहे हैं या अपने क्लाइंट्स को सर्व करना चाह रहे हैं, तो दैट्स अ राइट कोर्स।
और या डेट्स द राइट कैरियर पाथ। तो उस हिसाब से तो आप सब जो है वो मुबारकबाद के हकदार हैं कि आपने राइट मार्केट को चूज़ किया है। मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे लोगों को तो पता ही है, जो यहाँ पे बिजनेसेस वगैरह भी हैं जिनके कुछ क्लाइंट्स हैं, लेकिन यह है कि जिनको नहीं पता होगा उन लोगों के लिए हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो जाएगा यूएई के बारे में, यहाँ पे लॉज किस तरह बनते हैं, और कल से इंशाल्लाह जो हमारी प्रॉपर क्लास होगी। अच्छा, कोई एक और स्टूडेंट भी ज्वाइन किया है तो वो भी अपना इंट्रोडक्शन, कदीर साहब आई बिलीव, आप भी अपना इंट्रोडक्शन दे दें। जी कदीर साहब। कदीर साहब आप खुद को अनम्यूट कर सकते हैं मेरे ख्याल से। ओके, एनीवेज, आई डोंट नो, मे बी इनको कुछ इशू आ रहे होंगे। अच्छा, आप लोगों को मेरी स्लाइड नज़र आ रही है कोर्स की? आप ओके, सही है। तो आप में से कितने लोग हैं जो यूएई विजिट कर चुके हैं, या मतलब जिनके कोई जानने वाले यहाँ पे रह रहे हैं, अ, किसी भी तरह से जिनको थोड़ा आइडिया हो यूएई का? आप कमेंट करके बता दें, थोड़ा इंटरेक्टिव बनाते हैं क्लास को। सही। तो ऐसा है कि ठीक है। ओके, ठीक है। ये तो सही। तो आ जाते हैं हम लोग, थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे देता हूँ यूएई में, फिर भी जो लोग यहाँ नहीं हैं। ये स्लाइड आपको मिल जाएगी, आई एम श्योर नवीद साहब आपसे शेयर कर देंगे, ठीक है। तो जो यूएई है वो 7 स्टेट्स हैं। बिफोर 1971 जो है ये एक क्रूशल स्टेट्स कहलाती थी, अलग स्टेट्स होती थी, सॉर्ट ऑफ इंडिपेंडेंट थी। उससे पहले ऑटोमन एम्पायर जो था वो उनका रूल था, उसके बाद से ये सॉर्ट ऑफ थोड़ी इंडिपेंडेंट हो गई थी। बट ये कि एक ब्रिटिश कोर्ट मैंडेट था, वो उनको कंट्रोल करते थे, और 71 के अंदर ये लोगों ने आपस में यूनियन की, जिसकी वजह से इनको यूनाइटेड अरब एमिरेट्स बोला जाता है। तो इन 7 जो स्टेट्स हैं ये मैंने उनकी जो पिक्चर भी लगी हुई है, दे आर द फाउंडिंग मेंबर्स, या दे आर द फाउंडिंग फादर्स ऑफ द कंट्री। तो इनमें 6 नज़र आ रहे होंगे, क्योंकि जो एक स्टेट थी आई थिंक रासल खैमा, वो लेटर ऑन ज्वाइन की थी। और आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि उस टाइम पे इवन बहरीन एंड कतर जो था, दे ऑल्सो एग्रीड कि हम यूएई को ज्वाइन करेंगे, लेकिन लेटर ऑन उन्होंने अपने अलग कंट्रीज जो है वो बना लिए, ठीक है। ओके, नो स्लाइड्स, वन सेकेंड। अभी दिख रही है? ओके, एनीवेज ये स्लाइड्स आप लोगों को मिल जाएंगी, ठीक है। तो दैट्स व्हाट वी आर एक्सप्लेनिंग हियर कि जो यूएई है वो कहाँ पे लोकेट कर रहा है और वो उसकी क्या अहमियत है। दो इट्स अ टाइनी नेशन, बट लाइक अगर आप देखें तो पूरी दुनिया में इसका काफ़ी हद तक जो है वो असर और रसूख माना जाता है, रिगार्डलेस के वो पॉलिटिकली चीज़ें हों, या फिर इवन वॉर से रिलेटेड चीज़ें हों, इकोनॉमी से रिलेटेड चीज़ें हों। जो यूएई है वो ओपेक का मेंबर है, जो कि ऑयल से रिलेटेड एक ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ पे कंपनी है काफ़ी बड़ी, जिस तरह के आपने सुना होगा सऊदी के अंदर नो, कि यूएई जो है वो इट्स अ वेरी पावरफुल नेशन। छोटा सा कंट्री है बट इसकी बहुत अहमियत है।
आई एम श्योर आप लोगों को पता ही है कि किस तरह से पाकिस्तान में भी न्यूज़ में आता रहता है इसका नाम। ठीक है। तो यहाँ पे मैं बता रहा था कि जैसे सऊदी अरब में अरेमको नाम से एक कंपनी है, काफ़ी बड़ी $1 ट्रिलियन कंपनी है, तो इनकी भी यहाँ पे ऑयल एंड गैस की कंपनी है एडनॉक के नाम से। तो दैट हैज़ अ ह्यूज पोटेंशियल, जिनका काफ़ी बड़े एसेट्स हैं। और सेम वेज अपार्ट फ्रॉम दैट जीसीसी जो है, वो गल्फ कॉरपोरेशन है, जिसके ऑलमोस्ट 6 कंट्रीज हैं, जिसमें सऊदी अरब, यूएई, कतर, बहरीन, ओमान, ये सब आते हैं। और आपको पता है कि इनका थोड़ा सा सिस्टम ईयू जैसा है, बिल्कुल वैसा तो नहीं है, बट यू कैन से इट कि दे ट्राई टू इनहेंस द कोऑपरेशन इन बिटवीन। फॉर एग्जांपल कि अगर आपका यूएई या सऊदी की आईडी बनी हुई है और आप वहाँ के रेजिडेंट हैं, तो आप इजीली इन 6 कंट्रीज के अंदर ट्रैवल कर सकते हैं। और देयर इज अ न्यूज़ कि आई थिंक विद इन coming couple of years, maybe they will be having a unified visa policy same like EU। तो उससे भी आपको अंदाजा होगा कि ये मार्केट कितनी बड़ी हो जाएगी। जब अगर वो वाला सिस्टम हो जाएगा तो कितनी बड़ी मार्केट हो जाएगी। ओमान के अंदर अभी पर्सनल कॉर्पोरेट टैक्स जो है उसके ऊपर बात चल रही है। सऊदी अरब में भी कॉर्पोरेट टैक्स वगैरह ज़कात है ऑलरेडी, बहरीन में। तो मतलब ये सारी एक बड़ी मार्केट बन जाएगी। तो अभी भी इवन जो लोग यहाँ पे हम लोग काम कर रहे होते हैं, या फिर यहाँ पे जो फर्म्स हैं उनके जो क्लाइंटेज होती है, वो यूजुअली जो इवन कंपनीज होती हैं उनकी सब्सिडरीज या उनकी एक ब्रांच ऑफिस सऊदी में, कतर में, बहरीन में इस तरह हो रहा होता है। तो वो मतलब इट्स लाइक अ होल बिग मार्केट। तो अगर हम देखे जाएं तो पॉपुलेशन वाइज यहाँ पर ज़्यादातर जो है इमराती, जो उनके जो लोकल लोग हैं उनको इमराती बोलते हैं। और दे आर ओनली 20% ऑफ द पॉपुलेशन। मोस्टली यहाँ पे इंडियंस हैं, इवन दे आर मोर देन द इमरातीज एंड पाकिस्तानी, एंड देन फिलिपिनो कम्युनिटी है। ये 3-4 बड़ी कम्युनिटीज़ हैं जो यहाँ पर हैं। तो उसके अलावा लेट्स मूव फॉरवर्ड। अच्छा, तो या आई वाज टेलिंग के उससे पहले जो है 1971 से पहले ये सब अलग अलग थे। अभी ये 71 में दे मेक इट लाइक एज अ कंट्री। और इसके कौन सी 7 स्टेट्स हैं? अबू धाबी है, दुबई है, शारजा, अजमान, उम्मुल कुवैन, फुजैरा, एंड लेटर ऑन रासल खैमा जो है वो इनको ज्वाइन किया था। ठीक है। एंड शेख ज़ैद, यू मस्ट हर्ड ऑफ द नेम। शेख ज़ैद वाज द फाउंडिंग father, and he was the founder of the country। along with him the sheikh राशिद, जो कि दुबई के रूलर हैं थे, वो ही वाज द प्राइम मिनिस्टर जब ये केम इनटू एग्जिस्टेंस। तो I already explained that fact। ओके, सो यहाँ पर ये मैं ऑलरेडी आपको बता दिया। ये इनका मैप है। यहाँ पे अगर आप मैप देखें तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा एरिया है वो अबू धाबी के पास है। ठीक है। एंड देन उसके बाद शारजा है, देन दुबई है, देन द अदर टाइनी स्टेट्स। ठीक है। अब आप इसमें एक और मजे की चीज देख सकते हैं कि यूजुअली जो इसके अंदर आप कह लें जो शहर आबाद है वो सारे का सारा ये अपर पट्टी के ऊपर है। अबू धाबी भी यहीं पे, दुबई, अजमान, दुबई के बाद शारजा है, शारजा, अजमान, उम्मुल कुवैन, रासल खैमा, ये सारा इस पट्टी के ऊपर है। ओनली वन सिटी विच इज फुजायरा, जो वन स्टेट है, ये अदर साइड ऑफ द पेनिसुला है। तो दिस इज हाउ इट कंस्ट्रक्टिव। इसमें अगर आप देख सकते हैं कि पॉपुलेशन एरिया वाइज अबू धाबी सबसे ज्यादा है। अगर आप वेल्थ वाइज देखेंगे तो अबू धाबी इज द रिचेस्ट स्टेट आफ्टर दुबई, इज आफ्टर अबू धाबी। मे बी आप लोगों के दिमाग में हो कि दुबई जो है इट्स द मोस्ट रिचेस्ट। नो, Abu Dhabi is the richest state. They are the one who's having capital. They are the one who's having the president. And president is the one who's running the country. Second number is the prime minister. And Dubai is the one जहाँ की स्टेट से प्राइम मिनिस्टर बनता है। और वो जो प्रेसिडेंट होता है वो अबू धाबी से बनता है। ठीक है। सो ये हम आगे देखते हैं किस तरह से लॉज बनते हैं यहाँ पर। दीज आर द करंट रूलर्स ऑफ अबू धाबी एंड दुबई, एंड ऑल्सो द प्राइम मिनिस्टर एंड सॉरी प्रेसिडेंट ऑल्सो। ठीक है। जो आपको लेफ्ट साइड पे दिख रहे हैं वो दुबई के रूलर हैं, और प्राइम मिनिस्टर हैं जो आपको राइट साइड पे दिख रहे हैं ये मोहम्मद बिन जायद हैं। ये
अबू धाबी के रूलर भी हैं और प्रेसिडेंट भी हैं, ठीक है। जो यहाँ पे जो गवर्नमेंट बनती है, जैसे कि मैं पहले बताया, एक फेडरल कैबिनेट होती है, सबसे पहले प्रेसिडेंट होता है, उसके नीचे प्राइम मिनिस्टर होता है। जो सादा पावर है वो प्रेसिडेंट के पास है, ठीक है। और यहाँ पे कोई इलेक्शंस नहीं होते, जिस तरह से पाकिस्तान में इलेक्शंस होते हैं उस तरह से कोई इलेक्शंस नहीं होते, ठीक है। जो प्रेसिडेंट होता है वो यूजली यहाँ पे जो आप कह लें कि एक सिस्टम होता है मोनार्क्स के अंदर, उसी तरह से नॉमिनेटेड होता है, क्राउन प्रिंस होता है जो उसके बाद वो प्रेसिडेंट बन जाता है, ठीक है। जो रूलर बन जाते हैं अबू धाबी के, उसके अलावा इनकी एक स्टेट होती है, जो 7 स्टेट्स हैं उन सब के रूलर मिलके एक काउंसिल बनाते हैं, ठीक है। उस काउंसिल जो होती है वो प्रेसिडेंट को चूज करती है। बट अब एक आप कह लें कि ये लॉ में नहीं लिखा, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा, लेकिन दैट्स हाउ इट इज, ठीक है। कि वो ज्यादातर दुबई से, अबू धाबी से ही होता है, ठीक है। तो एक प्रेसिडेंट हो गया, उसके बाद उनके साथ वाइस प्रेसिडेंट भी होता है, जो अबू धाबी का रूलर होता है वो प्राइम मिनिस्टर भी होता है, वाइस प्रेसिडेंट भी होता है, और उनके नीचे एक फेडरल कैबिनेट होती है, जो कि मतलब जिस तरह से पाकिस्तान में होती है। लेकिन पाकिस्तान में तो खैर बहुत ज्यादा बड़ी कैबिनेट होती है, यहाँ पे जिस तरह से बड़ी कैबिनेट नहीं होती। और जो मोस्ट ऑफ यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस बन रहे होते हैं वो दुबई या अबू धाबी, ये क्योंकि बड़ी स्टेट्स होती हैं, इन्हीं की आप कह लें कि मर्जी से, या इन्हीं की जो से ज़्यादा होती है वो आगे हम देखेंगे। एक फेडरल नेशनल काउंसिल होती है, वो किस तरह से कॉन्स्टिट्यूट होती है और उसमें कितने कितनी स्टेट्स के कितने कितने मेंबर होते हैं। तो दैट विल क्लियर ऑल दिस स्टफ, ठीक है, कि उसमें क्या पावर किसके पास कितनी है, ठीक है। जो है उसको बोलते हैं फेडरल सुप्रीम काउंसिल, ठीक है। जो फेडरल सुप्रीम काउंसिल होती है उसके अंदर हर एक कह लें कि स्टेट का एक मेंबर होता है, जो कि वो स्टेट का रूलर होता है, ठीक है। और उसके नीचे फिर जो है ये सारा क्या कहते हैं कि मोस्टली जो इनके डिसीजंस होते हैं वो वहाँ से उनकी वेटिंग होती है या वहाँ से उनकी अप्रूवल रिक्वायर्ड होता है। उसके अलावा एक आप कह लें फेडरल नेशनल काउंसिल होती है, ठीक है। जैसे कि मैं बताया, फेडरल नेशनल काउंसिल जो होती है वो उनकी सॉर्ट ऑफ अ पार्लियामेंट होती है, बट इस तरह से इलेक्शन नहीं होते जिस तरह से पाकिस्तान में होते हैं, ठीक है। उसके 40 मेंबर्स होते हैं, और जो हाफ ऑफ द मेंबर होते हैं वो अपॉइंटेड होते हैं, और हाफ जो होते हैं वो इलेक्टेड होते हैं, ठीक है। और इनकी जो सीट की डिस्ट्रीब्यूशंस हैं वो हैं आप सॉरी, इनके जो आप कह रहे हैं कि ये 2006 से ऑनवर्ड शुरू हुआ है, और इनकी 4 ईयर की मेंबरशिप होती है, 4 ईयर की टर्म होती है, 4 ईयर की टर्म के बाद वो जो है ऑटोमेटिकली दोबारा इलेक्शंस होते हैं। बट उस तरह से अगेन वी कैन नॉट से द डेमोक्रेसी है यहाँ पर, लेकिन दैट्स हाउ इट इज। सो फेडरल नेशनल काउंसिल है। और ये थोड़ा सा आपको मतलब इतना ज़्यादा जस्ट ओवरव्यू दे रहा हूँ कि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए कि यहाँ पे सिस्टम कैसे चल रहा है। कि पहले प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट आ रहे हैं, उसके बाद आपकी फेडरल सुप्रीम काउंसिल होती है। फेडरल सुप्रीम काउंसिल में कौन बैठता है? जो 7 स्टेट्स हैं उनके 7 रूलर्स होते हैं, वो फेडरल सुप्रीम काउंसिल में बैठते हैं। उसके बाद फेडरल नेशनल काउंसिल होती है, फेडरल नेशनल काउंसिल के 40 मेंबर्स होते हैं, और इनकी डिस्ट्रीब्यूशन आगे आ रही होगी किस तरह से होती है, ठीक है। उसके बाद आता है फेडरल जुडिशरी आती है, जो कि जैसे पाकिस्तान में जुडिशरी है ऐसे यहाँ पे भी जुडिशरी है। और उसके किस तरह से है वो इंडिपेंडेंट है, लीगल सिस्टम है, शरिया को कंप्लाई कर रही होती हैं ये लोग, ठीक है, उसी के लॉ को फॉलो कर रहे होते हैं। और उसके अलावा क्या कहते हैं इसको, यहाँ पे एक तो फेडरल जुडिशरी होती है, और उसके अलावा जो कुछ रूल कुछ चीज़ें हैं डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल जो ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है वो स्टेट वाइज डिफरेंट है, और हर स्टेट का डिफरेंट है, वो फेडरल नहीं है। फॉर एग्जांपल की स्पीड लिमिट्स अगर आप देखें दुबई में और हैं, शारजा में और हैं, और इवन रूल्स एंड रेगुलेशंस भी और होंगे, फाइन्स जो हैं वो भी और होंगे, और अबू धाबी में डिफरेंट होंगे। लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं जैसे फेडरल टैक्सेस, जहाँ फेडरल का वर्ड आ रहा होगा दैट्स मीन दैट्स फॉर द होल कंट्री, और ये फेडरल लेवल पे और कंट्री लेवल पे गवर्न हो रही होगी। तो जो हमारे से रिलेटेड है फेडरल टैक्स अथॉरिटी FTA, जो अथॉरिटी यहाँ पे जैसे पाकिस्तान में FBR है, यहाँ पे है फेडरल टैक्स अथॉरिटी FTA उसको बोलते हैं, वो रेगुलेट करता है, और वो टैक्सेस वो सारे फेडरल लेवल पे होते हैं, ठीक है। और कुछ चीज़ें जैसे मैंने बताया था कि स्टेट वाइज डिफरेंट हैं, जैसे कि द स्टेट और जुडिशियल सिस्टम हैज आल्सो ट्रायल अपील एंड सेशंस द मेरिट ऑफ दुबई एंड अबू धाबी एंड रास अल खैमा ईच हैव देयर ओन कोर्ट ऑफ
सिजेशन, मतलब जो दुबई है, अबू धाबी और रासल हैमा, इनका जो स्टेट वाइज जो सिस्टम है, जुडिशल सिस्टम है, वो थोड़ा डिफरेंट है, और एज कंपेयर टू द अदर जो छोटी स्टेट्स हैं वो फेडरल को ही फॉलो कर रही होती हैं। शरिया लॉ जो है, दिस इज जस्ट लाइक ये कहाँ से इन्होंने लॉ लिया है, जो इनका इन्फ्लुएंस बाय द इस्लामिक लॉ है। इवन अगर आप इनका टैक्स अथॉरिटीज जो टैक्स लॉज देखेंगे, वैट हो गया, या उसके अलावा भी कॉर्पोरेट टैक्स हैं या दूसरे लॉज हैं, वो ज़्यादातर ड्राइव्ड हुए हैं वेस्टर्न नेशन से। तो वहाँ से ही पीडब्ल्यूसी जो है वो काफ़ी फेमस नेम है, वहीं के पार्टनर्स वगैरह, वहीं के लोगों ने जो है इसको ज़्यादातर ड्राइव किया है या इनको हेल्प आउट किया है आगे इम्प्लीमेंटेशन वगैरह में। तो किस तरह से होता है शरिया लॉ, ये सारी चीज़ें हैं, ये मैं आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट लाइक अ थ्योरी है। अ, उसके अलावा ओके, दिस इज इम्पोर्टेंट कि आप लेजिस्लेशन होती कैसे है, लॉ जो है वो होता कैसे है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हमें क्या कहते हैं, थोड़ी सी फाउंडेशन स्ट्रांग रखनी पड़ेगी, ताकि आप लोगों को पता हो कि यहाँ का कानून कैसे बनता है, यहाँ पे टैक्सेशन कैसे बनती है। स्पेसिफिकली अगर आप अपना खुद से बिजनेस रन करना चाहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ से डिग्री इशू हो रही है या कहाँ का लॉ है। और फिर वो आपको जब आप वहाँ से पढ़ेंगे, अच्छा इसकी क्या इम्प्लीमेंटेशन होगी, या लेटर ऑन जो है ये लॉ बन सकता है, या इज इट जस्ट अ टेम्पररी, तो वो इस वजह से इट्स लिटिल बिट इम्पोर्टेंट, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू यूएई कॉन्स्टिट्यूशन, जो फेडरल लॉ गवर्न करता है उसको, ऑल द फेडरेशन को, ये यूनिफॉर्मिटी रखते हैं ऑल एमिरेट्स में, इंक्लूडिंग फॉर एग्जांपल जो फेडरल चीज़ें रन कर रहा होता है वो फॉरेन अफेयर्स हैं, जुडिशियल सिस्टम है फेडरल का, फाइनेंस हो गया जिसमें हमारा आ जाता है, आप कह रहे हैं कि एफटीए आ जाता है, सेंट्रल बैंक आ जाता है, पोस्टल एंड कम्युनिकेशन सर्विसेज है, यहाँ पे एमिरेट्स पोस्ट है जो कि यहाँ पे रन कर रही है, उसके अलावा पब्लिक वर्क्स हो गई, इलेक्ट्रिसिटी है, वो सब, एजुकेशन एंड पब्लिक हेल्थ है, डिफेंस हो गया, सेंसेस हो गई, फट इंफॉर्मेशन की, ठीक है। जो लोकल गवर्नमेंट्स होती हैं ऑफ सेवन एमिरेट्स आर ऑथराइज्ड टू रेगुलेट लोकल मैटर्स नॉट कंफाइंड ऑन द गवर्नमेंट लेवल। जो फेडरल गवर्नमेंट्स हैं वो सॉरी जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं वो अपने हिसाब से अपने लॉज बनाती हैं, जिसमें म्यूनसिपलिटी की चीज़ें आ गई, ट्रैफिक की चीज़ें आ गई, तो ज़्यादातर ये है। अच्छा, अब आ जाते हैं लेजिस्लेशन का जो प्रोसेस क्या होता है। सबसे पहले जो बिल होता है या फिर जो ड्राफ्ट होता है एक लॉ का जो प्रोड्यूस हो रहा होता है, जो कैबिनेट होती है, जो मैं पहले बताया था कि फेडरल एक तो आपके आ जाता है, प्राइम मिनिस्टर आ जाता है और प्रेसिडेंट आ जाता है, उसके अलावा एक कैबिनेट होती है जो फेडरल कैबिनेट होती है, ठीक है। वो जो है उसको चीज़ों को रन कर रही होती है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है कि कैबिनेट प्रिपेयर करती है लॉ को, या कोई भी जो आपने क्या कहते हैं, डिक्री भी यहाँ पे बोलते हैं उसको, वैसे कब लॉ हो गया, आप कह रहे हैं ड्राफ्ट लॉ हो गया, उसको फिर कैबिनेट जो है उसको प्रिपेयर करेगी और सबमिट करेगी फेडरल नेशनल काउंसिल को। फेडरल नेशनल काउंसिल कौन सी है, जिसमें 40 मेंबर्स थे, जिसमें हर एक एमिरेट्स की नॉमिनेशन होती है। आई थिंक दुबई एंड अबू धाबी इज हैविंग 6 मेंबर्स और 8 मेंबर्स, एंड देन द अदर जो छोटी स्टेट्स हैं फिर उनके कम होते रहते हैं। सब नंबर 1 पे दुबई एंड अबू धाबी है, इन दोनों के सेम मेंबर्स हैं। फिर आई थिंक शारजा के दूसरे नंबर पे हैं, और फिर अजमान एंड इस तरह करके उम्मुल क्वीन एंड जो फुजैरा है उनकी सबसे कम रिप्रेजेंटेशन है। तो सबसे पहले कैबिनेट उसको बनाएगी और सबमिट करेगी फेडरल नेशनल काउंसिल को, वहां पे उस पर डिबेट वगैरह होगी, ठीक है। वो उसको पास करते हैं या रिजेक्ट कर सकते हैं। अगर वो पास हो जाता है तो उसके बाद ये चला जाएगा बिल प्रेसिडेंट के पास, ठीक है, उसके अप्रूवल के लिए। वो जब अप्रूव करेगा तो ये बिल वापस आएगा उसके बाद फेडरल सुप्रीम काउंसिल में, ठीक है। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना कि फेडरल नेशनल काउंसिल और फेडरल सुप्रीम काउंसिल। फेडरल नेशनल काउंसिल अगेन इज द वन विच is having 40 members, and federal supreme council is the one which is having 7 members, जो कि 7 एमिरेट्स के रूलर्स होते हैं, ठीक है। तो जब प्रेसिडेंट अप्रूव करेगा उसके बाद वो फर्दर अप्रूवल लेता है फेडरल सुप्रीम काउंसिल से, ठीक है। और उसके बाद जो होगा वो उसको साइन करेगा, रेटिफाई कर देगा, एंड उसके बाद लास्ट जो है वो 30 डेज के अंदर इन्फोर्स हो जाएगा, उसकी गजट वगैरह में हो जाएगा। और अगर वो जो है
99% आप कह सकते हैं जो लॉज होते हैं वो रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्टिव नहीं होते, वो प्रोस्पेक्टिव जो भी उसकी डेटुड से आगे जाते हैं, एक्सेप्ट फॉर द सम क्रिमिनल मैटर्स, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं कुछ चीजें हैं, आप कह लें कि डिक्रीज हैं, ठीक है। कि हम डिक्रीज कहाँ पे आती हैं, कि इन केस अगर कोई अर्जेंसी आ जाती है कि भाई, जैसे पाकिस्तान में आई थिंक उसको बोलते हैं जो प्रेसिडेंट इशू करता है ऑर्डिनेंस, आई बिलीव, यस। सो यहाँ पे डिक्रीज होती है कि इन केस अगर कोई अर्जेंट मैटर आ गया है और सब जो सुप्रीम काउंसिल है वो सेशन में नहीं है या प्रेसिडेंट वगैरह कहीं है, तो जो प्रेसिडेंट है वो एक डिग्री निकाल सकता है कि भाई दिस इज इट, लाइक फॉर एग्जांपल कोई अर्जेंटली बोलना है कि भाई ये आज कॉर्पोरेट टैक्स के रजिस्ट्रेशन के लिए डेट को बढ़ा दिया, तो एक डिग्री निकाल सकता है, ठीक है। ये फोर्स ऑफ लॉ, और उसका बाद में ये नहीं है कि मतलब निकाल दिया तो इस तरह तो मतलब वो बाकी जो चीज़ें हैं वो नील हो जाएंगी, उनकी इतनी अफादियत नहीं रहेगी फेडरल नेशनल काउंसिल की या फेडरल सुप्रीम काउंसिल की, और उन लोगों को लगेगा कि मतलब हमें साथ लेके नहीं चला जा रहा। तो यूनिटी को रखने के लिए ऐसा नहीं है कि मतलब वो डिक्रीज निकालता रहेगा, उसका एक अप्रूवल प्रोसेस होता है कि जब एक डिक्री इशू होती है वो उसके बाद रेफर होगी सुप्रीम काउंसिल को, ठीक है, जो फेडरल सुप्रीम काउंसिल है, विद इन मैक्सिमम ऑफ 1 वीक के, ठीक है। तो उसको अप्रूव कर सकती है या रिजेक्ट कर सकती है। तो थ्रू दिस आप अर्जेंट मैटर्स को भी एड्रेस कर सकते हैं, और आप पूरे का पूरा जो एक मैकेनिज्म या एक पूरा जो आपने प्रोसेस बनाया है वो भी जो है आप कह सकते हैं कि वो भी साथ साथ चल रहा है, उसको भी आप रिजेक्ट नहीं कर रहे, ठीक है। अगेन लाइक आई टोल्ड यू, अबू धाबी, दुबई एंड रासुल हैमा का इंडिपेंडेंट जुडिशियल सिस्टम भी है, जो कि सिमिलर है फेडरल कोर्ट सिस्टम के, लेकिन वो उनका अलग से भी सीन है। उसके अलावा कॉमन लॉ कोर्ट्स भी है एक, जिसको दुबई DIFC भी बोलते हैं, ठीक है। कि आप जब बना रहे होते हैं कोई मेमोरेंडम, तो उसमें आप स्पेसिफिकली लिख सकते हैं कि ये कॉमन लॉ ऑफ DIFC का जो है, या अबू धाबी में ADGM है, ठीक है, इनकी कोर्ट्स के अंदर हमारे मैटर्स जो है वो सॉर्ट आउट होंगे। तो ये एक पैरेलल सिस्टम है, ठीक है। अगर आप अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिख देते हैं कि ये जो हमारा कोई झगड़ा होता है या कल को कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होगा, वो इट विल बी रिजॉल्व्ड अंडर DIFC रेजोल्यूशन या ADGM, तो फिर उनके अगेंस्ट होगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ है, जैसे पाकिस्तान में होता है या और अदर कंट्रीज में होता है कि वहाँ पे जो लॉज होता है वो यूजली अगर एक डिफरेंट आप कह लेते हैं डिफरेंट जो हिस्टोरिक डिसीजंस होते हैं उनकी बेसिस के ऊपर भी डिसीजन दिए जाते हैं, जिसको बोला जाता है, आई फॉरगेट द टर्म, स्पेसिफिकली लॉ में बोला जाता है कि भाई इस पहले कोई डिसीजन आया होता था, उसकी बेस के ऊपर आप नया डिसीजन दे देते हैं कि भाई ऐसे पहले हुआ है। यहाँ पे ऐसा नहीं होता, आप वहां से रेफर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे उस तरह से आप नहीं कर सकते। यस, जो प्रेसिडेंट्स हैं वो यहाँ पे उस तरह से सीन नहीं है, आप लोग वो लोग लेते जरूर हैं कि, लेकिन आप उसको फुल एंड फाइनल नहीं अथॉरिटी मान सकते, ठीक है। तो वो ऑब्लिगेशन नहीं है वहाँ पे, यहाँ पे। बाय द वे, यहाँ पे अ, बहुत इजी है चीज़ें एज कम्पेयर टू पाकिस्तान के। अगर आप देखें कि जैसे वैट है उसको 5 साल से ऊपर हो गए हैं, और 5 साल के अंदर आई वुड से कि मे बी 90% से भी ज़्यादा लोग होंगे जो कि अपना टैक्स पे कर रहे हैं, ठीक है। और वो अपनी चीज़ों को जो है ठीक से लेके चलते हैं, लोग यहाँ पे टैक्स देना चाहते हैं और यहाँ पे रूल्स को फॉलो करते हैं, और उन्होंने भी जो है वो चीज़ें उसी हिसाब से इजी रखी हुई हैं, मतलब बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं की हुई चीज़ें, क्योंकि दे ऑल्सो वांट के पीपल जो हैं वो उनके लिए इजी हों चीज़ें, और वो जो है इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेट ना करें। जिस तरह पाकिस्तान में सेल्स टैक्स है, तो सेल्स टैक्स को पता नहीं आई वुड से कि कितने जो हैं टाइप के सेल्स टैक्स हैं, उनकी कितनी परसेंटेजेस, डिफरेंट डिफरेंट परसेंटेजेस हैं। तो इट्स हार्ड टू कीप अप विद द सिस्टम के आपके लिए प्रॉपर, मेरे ख्याल से लोगों ने टेबल बनाए होते हैं जस्ट टू रिमेम्बर के क्या रेट है, और रेट भी चेंज हो रहा होता है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे 5% ही है अभी तक, और अक्रॉस द बोर्ड 5% है, यहाँ तो 0 होगा या 5% होगा, और उसके अलावा कुछ चीज़ें और हैं वो हम आगे जाके बैठ में पढ़ेंगे। कॉर्पोरेट टैक्स भी सेम है, एक ही रेट है, 9% है। ऐसा नहीं है कि भाई स्लैब्स हैं, वो वाला सिस्टम नहीं है। मोस्टली सबके लिए 9% है, कुछ मल्टीनेशनल्स के लिए उन्होंने अभी 15% किया हुआ है। उसके अलावा
कोई ऐसा चक्कर नहीं है यहाँ पर। तो अभी तक अगर किसी का कोई क्वेश्चंस हो तो मैं ले सकता हूँ अभी क्वेश्चन। आप खुद को आई थिंक अनम्यूट भी कर सकते हैं और चैट में भी बता दें अगर किसी का कोई क्वेश्चन है। मैं वेट कर रहा हूँ, अगर नहीं होगा तो नो। एक ही नो आया है, अगर और भी बाकी सब भी ठीक है, सबको समझ आ रहा है तो बताएं। ओके, जस्ट अ लिटिल। ओके, 1 सेकेंड फैसल साहब, आपका माइक अनम्यूट करना है। अभी आप ट्राई करें फैसल साहब। जी सर, आवाज़ आ रही है मेरी अब आपको? जी आ रही है। जी सर, मेरा एक छोटा-सा क्वेश्चन ये है कि अभी करंटली क्या स्टेट है कि कॉर्पोरेट टैक्स तो अप्लाई तो हो गया यूएई में, तो क्या लाइक जो यहाँ पे पाकिस्तान में ऐसे होता है कि विथहोल्डिंग टैक्सेस होते हैं और फिर रिटर्न के साथ कुछ टैक्सेस पे हो रहे हैं, तो क्या कॉर्पोरेट टैक्स ऑर्गेनाइजेशंस ने पे भी करना स्टार्ट कर दिया है या किस तरीके अभी क्या स्टेज है वहाँ पर यूएई में अगर हम देखना चाहें तो? अच्छा, मैं आपके इस आंसर का क्वेश्चन कर देता हूँ, सॉरी इस क्वेश्चन का आंसर कर देता हूँ। जी, जी। लेकिन हम स्टिक टू रहेंगे जो हम पढ़ रहे हैं उसके ऊपर। जी, अच्छा, जी। अभी तो डिपेंड करता है मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन का, तो हम ज़्यादातर बात करेंगे क्योंकि ये सबके लिए है, तो ज़्यादातर 90%, आई वुड से मे बी मोर देन 90% ऑर्गेनाइजेशन का टैक्स पीरियड था 1 जनवरी 2024 से लेकर 31 दिसंबर 2024। तो अभी तो उनका पीरियड क्लोज हुआ है, तो अभी तो उसके बाद आप कह लें न्यू ईयर था और अभी जाके 1-2 दिन हुआ है, तो आई एम नॉट श्योर कि लोगों ने पे भी करना शुरू हुआ होगा, क्योंकि सबका टाइम, जिनका 31 दिसंबर 2024 है, उनका जाके रिटर्न बन रही है 30 सितंबर 2025। सो दे हैव अ टाइम। सो आई डोंट थिंक सो कि अगर कोई करना चाहे तो शायद कर दे, लेकिन मेरा नहीं ख्याल किसी ने पे किया होगा अभी तक। ठीक है, तो अभी इट्स ऑन वेरी अर्ली स्टेज, आई वुड से कि मे बी 99% मार्केट आपके पास है। तो चलें थोड़ा आगे बढ़ते हैं। लेट मी चेक, कोई और क्वेश्चन भी है? नहीं जरीना साहिबा, इसके उल्ट है जो आप कह रही हैं। जो प्रेसिडेंट होता है उसका मतलब होता है कि अगर कोई पहले फैसला हो गया उसकी बेस के ऊपर, अगर आपका जो वकील है उसकी बेस के ऊपर अक्सर कहता है कि भाई अ, ये पहले ऐसे ऐसे इस केस में हुआ था, तो अब उस सेम बेस के ऊपर आप इवन जो है ना डिसीजन देते हैं। इनफैक्ट पाकिस्तान के अंदर तो ये भी होता था कि पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया बांग्लादेश वगैरह ये साथ में ही है, तो इवन हमारी कोर्ट्स के अंदर तो इंडिया के अंदर अगर किसी ने डिसीजन दिया होता है तो वो भी लेके चले जाते थे कि भाई देखें वो फलाने इंडिया के अंदर एक जस्टिस साहब ने ये किया था। तो यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ पे अगर वो ले ले तो ठीक है, अदरवाइज उसके ऊपर कोई बाइंडिंग नहीं है। ठीक है, चलें सही है। जी जी जी, नवीद साहब जो हैं वो आपसे ये स्लाइड्स जो हैं वो शेयर कर देंगे, उमेर साहब, डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, ठीक है। चलें मैं दोबारा शेयर करता हूँ। अभी तक सबको समझ आ गया? ये वैसे इतना कोई ख़ास नहीं था। आज तो हम थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे अगेन कि कंट्री किस तरह से है, उसमें किस तरह से लॉज बन रहे हैं और किस तरह से फ्री जोन है, क्या है। तो ये चीज़ है। ओके, लेट मी शेयर द स्लाइड्स अगेन। चलें, सही है, सबको स्क्रीन सही नज़र आ रही है ना? ओके,
ओके, ठीक है। अब आ जाते हैं कि यहाँ पे किस टाइप की कंपनीज हैं और वो किस तरह से काम कर रही हैं। ठीक है। अब आपने बहुत सारे लोग जो यहाँ पे यूएई में आए हुए हैं या फिर जिनके थोड़े बहुत कोई कनेक्शन हैं दे न्यू एट के, यहाँ पे दो तरह की टर्म बहुत ज़्यादा यूज होती है। एक तो होती है कि भाई कंपनी, सबसे पहले कि भाई कंपनी है कहाँ पे, इज इट अ मेनलैंड कंपनी और इज इट अ फ्री जोन कंपनी, और इज इट अ ऑफशोर कंपनी और ऑनशोर कंपनी। ठीक है। तो उसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं, क्योंकि ये लॉ के अंदर भी थोड़ा सा हमें हेल्प आउट करेगा, क्योंकि लॉ के अंदर जो लॉज हैं वो डिफरेंट हैं फॉर फ्री जोन कंपनीज एंड फॉर मेनलैंड कंपनी। सो जो फ्री जोन क्या है कि वो कुछ एरियाज हैं जिनको बाय लॉ वो बोल देते हैं कि फॉर एग्जांपल जबल अली फ्री जोन है, वो बड़ा फेमस फ्री जोन है। ठीक है। और सब काफी पुराना भी है कि ये पिक्चर भी आई थिंक जबल अली फ्री जोन की है। तो वहाँ पे जो लोग वहाँ पे बिजनेस कर रहे होंगे उनके ऊपर क्या लॉ होगा। फॉर एग्जांपल अगर आप, जस्ट फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, अगर आप जबल अली फ्री जोन के अंदर चीज़ें मंगा रहे हैं और वहीं से आप रीप्रोसेस करके यूएई से बाहर भेज रहे हैं, तो आपके ऊपर कोई आपको ड्यूटी नहीं पे करनी पड़ेगी। जो इम्पोर्ट ड्यूटी 5% है, मोस्ट ऑफ द केसेस वो आपको पे नहीं करनी पड़ेगी। इन केस के आपका कंटेनर उतरा पोर्ट पे, आपने वहाँ कंज्यूम नहीं किया और वहीं से फॉर एग्जांपल आपने थोड़ी बहुत चेंज करके उसके बाद वो कंटेनर चला गया, या सेम कंटेनर आपने वहाँ से उठाया और यूके भेज दिया, चाइना से आया था कंटेनर या वहाँ से उठाया पाकिस्तान भेज दिया, तो आपको कोई ड्यूटी नहीं पे करनी पड़ेगी। नो, जस्ट इमेजिन कि हर बंदा जो है वो यूएई का नाम या दुबई का नाम उसकी जुबान पे क्यों आता है, कि कितनी बड़ी बात है कि भाई उनकी आप कोड यूज कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं और आपको कुछ पे नहीं करना पड़ रहा था। और उसकी जगह पे अगर आप कोई डेवलपिंग कंट्रीज की एग्जांपल ले लें, या फिर आप कह लें थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की एग्जांपल ले लें, तो आपका लिजट किस्म का कंटेनर आया होगा तो आपका छूटेगा ही नहीं, कंटेनर ही नहीं छूटेगा, रिगार्डलेस कि आप कितने जुर्माने पे कर रहे हैं, आप कितनी क्या कह रहे हैं उसको, फास्ट आपने प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन दी है, आप रिश्वतें दे रहे हैं, फिर भी आपका कंटेनर नहीं छूटेगा। एंड ऑन अ कंट्री वाई पीपल आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दुबई, कि आपका कंटेनर आ रहा है, आपने वहीं से उसको कहीं और लेके जाना है, या वहीं एक पूरा एरिया है उसको डेजिग्नेट कर दिया गया कि ये जो एरिया है इसके अंदर अगर आप रह के बिजनेस कर रहे हैं, आपकी कंपनी जाफजा के अंदर है, जबल अली, जाफजा मतलब जबल अली फ्री जोन, और ठीक है, आपकी कंपनी उसके अंदर है और उसके अंदर आपने रख के चीज़ों में इवन थोड़ी बहुत पैकेजिंग चेंज कर रहे हैं, कुछ भी चेंज करके आप भेज रहे हैं, सो देयर इज नथिंग लाइक वो आपके ऊपर वैट भी बहुत सारी चीज़ों पे नहीं अप्लाई हो रहा होगा और कॉर्पोरेट टैक्स भी अप्लाई नहीं हो रहा होगा। ये मैं मतलब वैसे ओवरऑल बोल रहा हूँ, लेकिन उसकी कुछ कंडीशंस हैं वो हम इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है। लेकिन दैट्स अ वेरी वेरी बिग एडवांटेज फॉर द फ्री जोन कंपनीज। तो अब फ्री जोन क्या है जी, जो ज्योग्राफिकली जो एरियाज को कुछ किया गया है। और अच्छा, अब तो 100% ओनरशिप जो है वो आपको मेनलैंड कंपनी की भी मिल रही है। पहले क्या होता था सिस्टम, कि आपको जो मेनलैंड में कंपनी बना रहे होते थे, आप दुबई में रजिस्टर्ड कर रहे होते थे कंपनी, तो आपको लोकल बंदा एज अ स्पॉन्सर या एज अ पार्टनर साथ में चाहिए होता था। यानी कि उसको 51% पार्टनरशिप उसके पास होती थी, 51% शेयर उसके पास होते थे। उसको यूजली हरफ आम यहाँ बोला जाता था कि यह हमारा लोकल स्पॉन्सर है। और फिर उसके बाद एक पावर ऑफ अटॉर्नी से ले ली जाती थी, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हो गया या आर्टिकल एसोसिएशन वगैरह के अंदर से उससे पावर्स ले ली जाती थी। लेकिन स्टिल ऑन द फेस ऑफ द लाइसेंस या शेयर होल्डिंग के जो डॉक्यूमेंट्स होते थे उसमें 51% का लोकल एक बंदा होता था। अब वो मेनलैंड में भी खत्म हो गई हैं, लेकिन कुछ चीजों, कुछ एरियाज और एक्टिविटीज के लिए वो भी है, लेकिन मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज, मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस में अब वो रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन जब ये पहले रिक्वायरमेंट थी तो फ्री जोन के एक और कमाल ये था, या फ्री जोन के एक और एडवांटेज ये था कि वहाँ पे 100% फॉरेन ओनरशिप होती थी। एंड दैट वाज वन ऑफ द रीजन कि जो बड़ी उस टाइम पे मल्टीनेशनल्स होती थी, अभी भी आप मल्टीनेशनल्स को देखेंगे कि वो ऑपरेट बेशक एक मेनलैंड कंपनी के थ्रू कर रही होती थी, लेकिन वो अपने आईपीज हो गए या अपनी जो बड़ी क्या कहते हैं ब्रांड से रिलेटेड स्टफ होता था, वो एक फ्री जोन कंपनी के अंदर ही रखते थे, टू बी ऑन अ वेरी सेफर साइड। ठीक है। अब फ्री जोन्स की भी बहुत सारी किस्में हैं, और नॉन फाइनेंशियल फ्री जोन है, फाइनेंशियल फ्री जोन है, फिर उनके अंदर एक डेजिग्नेटेड फ्री जोन आ जाते हैं, नॉन डेजिग्नेटेड फ्री जोन आ जाते हैं। तो उनमें से कुछ देखते हैं। नॉन फाइनेंशियल फ्री जोन वो हैं जो कि आप कह लें कि
जिस मतलब जिसमें नॉन, जैसे नाम से ही है कि उसमें नॉन फाइनेंशियल एक्टिविटीज होती हैं, ठीक है। इसमें 40 डिफरेंट फ्री जोन्स हैं। बाय द वे यहाँ पे आई थिंक मोर देन 100 या 70 फ्री जोन्स एग्जिस्ट करते हैं यूएई के अंदर। सो इट्स लाइक अ वेरी बिग नंबर। सो जैसे पाकिस्तान में हम लोग अक्सर आप सुनते होंगे, बहस होती है कि भाई हमने यहाँ पे एक फ्री जोन एरिया बना दिया है या टैक्स फ्री जोन बना दिया है, और चाइनीज को या डिफरेंट नेशनलिटीज को ग्वादर के अंदर बना देते हैं। तो सेम इसी तरह यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पे चीज़ें एक्चुअली होती हैं और यहाँ पे एक्चुअली चीज़ें इम्प्लीमेंट होती हैं और लोग उससे फ़ायदा उठा रहे होते हैं। तो अगर यहाँ बोल रहे हैं कि यहाँ पे 40 या से ज़्यादा फ्री जोन्स हैं, तो वाकई लोग उनसे फ़ायदा उठा रहे हैं, ठीक है। ठीक है, नॉन फाइनेंशियल फ्री जोन जो है जनरली अप्लाई लोकल लॉ उन पे होता है, जैसे मैंने पहले बोला है, लेकिन उनके अंदर आप चॉइस है आपके पास, आप चूज कर सकते हैं कि आप के हमारे कोर्ट या हमारे मैटर जो है वो डीआईएफसी की कोर्ट के अंदर, जो कि मैं पहले बताया है, उसके अंदर इनके डिसीजंस होंगे, ठीक है। और अच्छा, एक और मजे की बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पे जो लॉ की लैंग्वेज है वो अरेबिक है, यानी कि जो जुडिशियल सिस्टम है वो अरेबिक डॉक्यूमेंटेशन को ही एक्सेप्ट करता है। यानी कि अगर आप इलीगल में कॉन्ट्रैक्ट्स हैं या सारा कुछ लीगल उसमें है, इंग्लिश में है और एवरीथिंग लिजिट यू हैव, सो डजंट मीन के आप कोर्ट में उसको, बेशक जज को इंग्लिश आती भी होगी, बट डजंट, दे विल नॉट एक्सेप्ट इट। यू हैव टू गो टू द ट्रांसलेटर, जो भी ऑफिशियल ट्रांसलेटर होंगे वहां पे जाएंगे, आप उसको अरेबिक में कन्वर्ट कराएंगे, फिर वो एक्सेप्टेबल होगा। अच्छा, तो यहाँ पे देखें, ये चीजें उन्होंने फिर फ्री जोन के अंदर जो हैं इस तरह की चीजें लोगों को दी है। उनकी हत्तुल इम्कान कोशिश होती है कि यहाँ पर आप कह लें कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आए, लोग आए, लोग पैसा इन्वेस्ट करें, लोग उनकी इकॉनमी को बूस्ट अप करें, ना कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की तरह के मतलब रोड़े अटकाए जाएं, बीसीओ डॉक्यूमेंट्स लिए जाएं, और मतलब बस किसी तरह से इन्वेस्टर जो है उससे चार पैसे रिश्वत की मद में लें और वो मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे ऐसा नहीं है। उन्होंने यहाँ पे फिर आप देखें फ्री जोन के अंदर आपको ये ऑप्शन दी जा रही है कि आप डीआईएफसी कोड, जो कि दुबई इन्वेस्टमेंट इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर है, मैं पीछे बताया भी है, डीआईएफसी कोड्स को कर सकते हैं और उसके अंदर इंग्लिश जो लैंग्वेज है वो एक्सेप्टेबल होती है, ठीक है। और ये बेस्ड ऑन है इंग्लैंड एंड वेल्स के ऊपर, ठीक है। तो वहां पे आप अपने डिस्प्यूट्स वगैरह जो हैं वहां पे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अच्छा, मैं कुछ एग्जांपल दे देता हूँ नॉन फाइनेंशियल फ्री जोन में, जैसे जाफजा है, जबल अली फ्री जोन है, उसके अलावा शारजा में है, हमरिया फ्री जोन है, रास अल खैमा के अंदर एक फ्री जोन है, ठीक है। ऑलमोस्ट हर स्टेट के अंदर ही फ्री जोन्स हैं, ठीक है, लेकिन जो उसके अलावा डाफजा है, दुबई एयरपोर्ट फ्री जोन है, ठीक है। दुबई क्या कहते हैं, स्टूडियो सिटी है, उसके अलावा दुबई क्या बहुत सारे हैं, इंटरनेट सिटी है दुबई, उसके अलावा आप कह लें डीएमसीसी है, तो ये काफ़ी बड़े बड़े ये नाम हैं। उसके अलावा बहुत सारे, मैदान फ्री जोन काफ़ी फेमस है आजकल, बहुत सारी कंपनीज न्यूली रजिस्टर हो रही हैं मैदान फ्री जोन के अंदर, ठीक है। सो इट्स मेरी कॉल। अच्छा, इन सब की अब आप खुद सोचें कि ये 40 फ्री जोन हैं और मोर देन 40 एक्चुअली फ्री जोन्स हैं। मैं आपको इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि इनकी प्रॉपर एक लिस्ट बना के भी दे दूं आप एज अ रिसोर्स के तौर पे, ठीक है। ये तो इतने ज़्यादा फ्री जोन्स हैं, उसके अलावा 7 स्टेट्स हैं। तो आप सोचें कि आप, फिर उसके अलावा कंपनी टाइप्स डिफरेंट हैं, तो इन सब की इनकॉर्पोरेशन का जो तरीका है वो डिफरेंट है। समझ रहे हैं? मतलब हर फ्री जोन ऐसा नहीं है कि अगर ऐसा नहीं है कि अगर एक जो है फ्री जोन जो है वो, उसमें अगर कुछ सेट एग्जाम सेट डॉक्यूमेंट्स हैं, सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है कि भाई आपको एक्स वाई जेड डॉक्यूमेंट्स देने हैं, तो वो दूसरी जगह भी वही होगा, नहीं। हर एक का अलग पोर्टल है, हर एक की अलग रिक्वायरमेंट्स है, और हर एक का जो तरीका है वो डिफरेंट है। तो दैट्स वाई मैं बार बार इसलिए जोर दे रहा हूँ कि जो लोगों ने यूएस टैक्स पढ़ा है वो थोड़ा सा, उनको अपना माइंड वो भूल के इस तरफ लाना पड़ेगा कि यहाँ चीज़ें थोड़ा डिफरेंटली होती हैं और आपको उसी एंगल से लेके चलनी पड़ेगी, ठीक है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। फाइनेंशियल फ्री जोन है, उनके अंदर डीआईएफसी है, एडीजीएम है, ठीक है। उसके अलावा ये बहुत ज़्यादा फेमस हैं और ये वेरी वेल रेगुलेटेड है। फॉर एग्जांपल इनकी कॉस्ट, अगर मैदान फ्री जोन का किसी ने नाम लिया, अगर मैदान फ्री जोन है
मैदान फ्री जोन में सर, अगर आप सोचें कि आपकी कंपनी अगर 12,000 या 13,000 या 14,000 दिरहम अप टू इतने में रजिस्टर्ड हो रही है, और एक आजकल काफ़ी फेमस है SPC, शारजा पब्लिशिंग सेंटर समथिंग लाइक दिस है, उसमें इवन आपकी कंपनी 5,000 में भी रजिस्टर्ड हो सकती है। एज कम्पेयर टू डैट, अगर आप कंपनी रजिस्टर्ड करा रहे हैं DIFC के अंदर और ADGM के अंदर, डैट माइट कॉस्ट यू मोर देन 33,000 to 34,000 दिरहम्स। सो जस्ट इमेजिन कि US और UK के अंदर जहां पे एक कंपनी रजिस्टर करने के लिए आपको $100 या $200 या $300 में मैक्स कंपनी रजिस्टर्ड हो जाती है, एंड यहाँ पर मिनिमम मिनिमम $200, $2,000 से लेकर आप कह लें 10,000, मे बी मोर देन $10,000 तक कंपनी रजिस्ट्रेशन होती है। ठीक है। अगेन आपके क्वेश्चन आ सकता है कि भाई वाई टू स्पेंड मनी ऑन ADGM एंड DIFC एंड वाई नॉट टू ओपन द कंपनीज इन द स्मॉलर not well known free zone? The only answer is that कि यहाँ पे जो rules and regulations हैं वो DIFC का और ADGM का अपने अलग से लीगल फ्रेमवर्क्स हैं जिनके थ्रू वो ऑपरेट करते हैं। वहाँ पे इन्वेस्टर को ज़्यादा पावर्स मिलती हैं, इन्वेस्टर जो है वो खुद को ज़्यादा सिक्योर फील करता है, दे आर मोर अलाइंड टू द इंटरनेशनल रेगुलेशंस एज कम्पेयर टू द अदर फ्री जोन, जो स्मॉलर फ्री जोन है। ठीक है। सो ओके, कुछ क्वेश्चंस आए हैं। जी उमेश साहब, आपने मैदान की कोटेशन भेजी है, मैं इसको डाउनलोड नहीं कर पा रहा। एनीवेज मैं आपको बता दिया है, तो इन दोनों का अलग अलग होता है। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। ठीक है, उसके अलावा ऑफशोर, जैसे आपने सुना होगा ऑफशोर कंपनीज होती हैं, जैसे कि क्या कहते हैं उसको, जिनकी पिछले दिनों विकीलीक्स आई थी। ठीक है, तो पनामा लीक्स, पनामा के अंदर कंपनीज होती हैं, BVI में होती हैं, ब्रिटिश वर्जन आइलैंड है, BVIs हैं, उनको BVI कंपनी बोलते हैं। उसके बाद केमैन आइलैंड में कंपनीज रजिस्टर्ड होती हैं। ठीक है, ये काफ़ी फेमस है, इनको टैक्स हेवन्स भी बोला जाता है। तो अगर ये सेम वे आप UAE के अंदर रहते हुए भी कंपनीज रजिस्टर कर सकते हैं, और वो कंपनीज ट्रीट होंगी कि ये ऑफशोर कंपनीज हैं। ठीक है। अब उनमें आपको ऑप्शन मिल रही है जबल अली के अंदर और रासिल खैमा और अजमान के अंदर है। ठीक है। अब यहाँ पे ट्रिकी थिंग इज दैट कि जब आप यूजुअली ऑफशोर कंपनी का मतलब क्या होता है? ऑफशोर कंपनी का मतलब होता है कि वो कंपनी रजिस्टर्ड तो UAE के अंदर है, लेकिन वो अपना बिजनेस UAE में नहीं कर रही। तो पूरी दुनिया में होता क्या है कि ऑफशोर कंपनीज जो होती हैं उनके अंदर उस कंट्री के अंदर रहते हुए टैक्स नहीं पड़ता या टैक्स रजिस्ट्रेशन नहीं करानी पड़ती, क्योंकि वो सिस्टम से बाहर समझी जाती है। लेकिन यहाँ पर UAE के अंदर अगर आपकी ऑफशोर कंपनी है तो आपको कॉर्पोरेट टैक्स की रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है, और ये बहुत सारे लोगों को बात पता नहीं थी, उनकी वजह से उन बेचारों को, बहुत सारी दुनिया को इसके बेस के ऊपर फाइन्स आए हैं जिनके ऑफशोर कंपनीज हैं। अह, अच्छा, अब आ जाते हैं जी ट्रेड लाइसेंस की टाइप्स क्या होती हैं। ये मैंने फ्री जोन्स की बता दिया। आई विल टेक दिस क्वेश्चन लेटर ऑन। ठीक है, लेट मी फिनिश इट। हाउ मच टाइम वी हैव? ओके, वन सेकेंड। वो कोटेशन अभी मुझे नज़र नहीं आ रही कमेंट में, पहले नज़र आ रही थी। आई डोंट नो। आप दोबारा शेयर कर देते हो? मैं आई ट्राई टू डाउनलोड इट, लेकिन वो हुई नहीं है। ठीक है। ओके। सो सो फार आपको फ्री जोन में किसी को कोई क्वेश्चन हो तो बता दें। वन सेकेंड जी, मैं डाउनलोड कर रहा हूँ आपकी कोटेशन।
Just give me some time, guys. Like मैं डाउनलोड हुई है. I'm just trying to check the quotation. Okay, so here we go. अभी मैं सबको दिखा देता हूँ ताकि सबको समझ आ जाए. एक मिनट. ओके, तो सबको दिख रही है कोटेशन. हेलो. जी, आप लोगों को कोटेशन नहीं दिख रही. अच्छा, वन सेक. अभी दिख रही है आपको? वन सेक. ओके. सो जी देखें, जो तो पहले है कि लाइसेंस रिन्यूअल. अच्छा, ये तो सर आपने सीधी सीधी मुझे लग रहा है अपना ही मसला लेकर आ गए हैं आप. ठीक है, तो वन सेकेंड. क्या नाम है इनका? वन सेकेंड. ये लें जी. लें जी उमेश साहब, आई थिंक ये आपका अपना ही है. नो वरीज. अब आपको सबको जूम नजर आ रहा है? नजर आ रहा होगा ना? अच्छा, इसमें देखें कि सबसे पहले आ रहा है आपका लाइसेंस रिन्यूअल. तो जैसे नाम है लाइसेंस रिन्यूअल, तो वही ये तो लाइसेंस रिन्यूअल है. दूसरी चीज़ है फैसिलिटी को वर्किंग शेयर डेस्क न्यू. अच्छा, ये होता है कि यहाँ पर आप कह लें कि यहाँ पर यूएई के अंदर आपको जो ज़्यादातर चीज़ें होती हैं, आपको बैंक अकाउंट खोलना है या बहुत सारी जगहों पे आप जब जाते हैं तो वो कहते हैं कि भाई आप अपना टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट लेकर आए. ठीक है, टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट लेकर आए. और अगर आप टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट से मुराद है जो रेंटल एग्रीमेंट होता है कि आपने जो ऑफिस लिया है, जो फैसिलिटी यूज कर रहे हैं, उसका एग्रीमेंट कहाँ है. अच्छा, यहाँ पे कुछ वर्ड्स बोलूंगा, ये वर्ड्स आपके लिए बड़े की हैं. ठीक है, आप बेशक नोट भी कर लें. कल को जब आप क्लाइंट से बात करेंगे तो ये ही वर्ड बोल रहे हैं आपने, तो वो उनको क्लिक करेंगे. तो यहाँ पे जो टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट होता है या इस तरह की जो उसको बोलते हैं स्पेस को बोलते हैं इजारी, के अपना इजारी लेकर आए. ठीक है, तो अब अगर आपके पास इजारी नहीं होता तो जो फ्री जोन्स होते हैं यूजुअली उनके पास एक स्पेस होती है, एक हॉल होता है या कुछ भी इस तरह से एक स्पेस होती है, वो उसको लोगों को बोलते हैं कि आप ये शेयर्ड कर लें. जब वो शेयर्ड हो रहा होता है तो उसकी बेसिस के आपके ऊपर समहाउ बैंक अकाउंट्स वगैरह जो हैं वो ओपन हो जाते हैं कि आपके पास कोई रहने की जगह है. मतलब आप कंपनी एग्जिस्ट कर रही है. ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ लिस्ट करा ली कंपनी और उसके बाद आप अपने घर से ऑपरेट कर रहे हैं. कर सकते हैं आप ऑपरेट, लेकिन मतलब फॉर बिजनेस रीजन, फॉर बैंक अकाउंटिंग और इस तरह की चीजों के लिए इजारी रिक्वायर्ड होता है. तो इसलिए ये फैसिलिटी को वर्किंग शेयर डेस्क ये क्या है कि यहाँ पे मैदान फ्री जोन है. इनका एक को वर्किंग स्पेस है, उसका जो शेयर डेस्क उन्होंने आपको दिया हुआ है 375 दिन उसके आपको उन्होंने चार्ज किए हैं. आप ये डिपेंड करता है कि ये आपका क्या कहते हैं उसको, आप वहाँ पे आई थिंक साल में महीने में 2-3 बार यूज कर सकते हैं. ठीक है. दूसरा है वीजा एलोकेशन है. तो ये वीजा के चार्ज हैं, क्वांटिटी 4 है. आपने ये वीजा एलोकेशन ली हुई है, यानी कि कोटा जिसको बोला जाता है कि आप 4 कोटा यूज 4 वीजा इशू कर सकते हैं. 1850 का, 7400 उसका चार्ज हुआ है. इमिग्रेशन कार्ड है, ये सब कंपनियों का बनता है. तो ये भी 2000 आपका उसको चार्ज किया हुआ है. तो इमिग्रेशन कार्ड का आपका पहले शायद मेरे ख्याल से आपने एम्प्लॉयज़ वगैरह नहीं रखे होंगे और अब आप एम्प्लॉय रख रहे होंगे. और उस वजह से आपको वीज़ा एलोकेशन ली है और इमिग्रेशन कार्ड है और एम्प्लॉयमेंट वीज़ा है आपसे. उसके चार्ज हो रहे हैं 3500. तो आई आई थिंक आप मोस्ट प्रोबेबली 4 लोग हायर कर रहे होंगे.
जहाँ तक मुझे लग रहा है तो उसके वो पैसे ले रहा है, ठीक है। नॉलेज फी और इनोवेशन फी यहाँ पे वो ऐसे होती हैं कि जब यहाँ पे ऑनलाइन चीज़ें कर रहे होते हैं तो यहाँ पे वो इनोवेशन फी और नॉलेज फीस आ जाती हैं। तो कुल मिला के सर ऐसा है कि आपका ये सिर्फ लाइसेंस रिन्यूअल नहीं है, इसके अंदर आपके वीज़ा कॉस्ट भी शामिल हो रही है, इस वजह से इट्स टू मच हाई। ठीक है जी उमेश साहब। उसके बाद मेरे ख्याल से 10-15 मिनट रह गए हैं, तो अगर कोई और क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो बता दें, किसी और का कोई क्वेश्चन हो। या दैट्स व्हाई उमेश साहब। आप अनम्यूट कर लें खुद को उमेश साहब। हेलो। जी। जी सर। सर मैंने तो कंपनी रजिस्टर करवा दी है। तो बस वो कोटेशन थी तो जिसमें मैंने जस्ट भेज दी थी। तो हाँ सर। वो क्योंकि उसके अंदर सिर्फ कंपनी रजिस्ट्रेशन नहीं है, उसके अंदर और चीज़ें भी हैं जी ना, जी बिल्कुल मतलब। बिल्कुल, वो पोस्ट पे। सर मैंने कंपनी रजिस्टर करवा, वो कौन सा ऑप्शन वैसे बेटर होता है, फ्री जोन और मेन लाइन, अगर किसी को उसका रिकमेंड कोई करना हो? फर्क नहीं पड़ता, कोई हम्म फर्क नहीं पड़ता कि आप मेनलैंड में बैठे हैं, फ्री जोन में बैठे हैं, लीगली स्पीकिंग आप। जैसे मैदान फ्री जोन इज़ अ वेरी गुड फ्री जोन, ये आजकल इतना पुराना नहीं है। हम्म लेकिन इसका फायदा ये यूजुअली होता है कि जो फ्री जोन्स होते हैं, ये सब लोगों के लिए बता रहा हूँ, जो फ्री जोन होते हैं उनका ये होता है कि ये सारे के सारे जो होते हैं, आप फ्री जोन में अगर बैठे हैं तो आप फ्री जोन से बाहर ऑफिस नहीं बना सकते, ठीक है। बिजनेस तो कर ही सकते रहते हैं। तो जो मैदान फ्री जोन है, इसका कमाल ये है कि अगर आप मैदान फ्री जोन में रजिस्टर्ड हैं तो कल को आपके पास पैसे आ गए हैं, आप चाहते हैं मैं अपना ऑफिस बनाऊं, तो आप दुबई के अंदर कहीं और भी उसका ऑफिस ले सकते हैं। तो ये इसकी अच्छी चीज़ है। ठीक है। अब आ जाते हैं जी, विच ऑप्शन इज बेटर, फ्री जोन और मेनलैंड। तो ऑप्शन जैसे आई स्पीक के लाइक इसमें कोई मैटर नहीं है, लेकिन बेटर है ये है कि भाई जितना पैसा जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। अगर आप जाके आईटी की कंपनी डीआईएफसी डीएमसीसी वगैरह में, ये डीजीएम वगैरह में लिस्ट कराते हैं, आपको पैसे तो लगेंगे 30-40 हज़ार, लेकिन उससे क्या कहते हैं कि लिजिटमेसी हाई हो जाती है कि ये बंदा डीआईएफसी में बैठा है। ठीक है। और अगर आपकी कंपनी है शम्स फ्री जोन में, एसपीसी में, शारजा में कहीं, या मतलब तो डेफिनेटली वो आपकी अथॉरिटी थोड़ी उस तरह से, आई मीन लाइक लीगली तो कुछ भी नहीं है, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्लाइंट विन करने में थोड़ा सा आपको होगा कि जो स्ट्रेंजर्स होंगे वो सोचेंगे यार अच्छा ये बंदा वो शम्स फ्री अच्छा शारजा में सर, एक बैठा हुआ क्वेश्चन है, है, दैट सॉरी दैट्स द आपको। ओनली थिंग। ओके सर, जी थैंक यू फैसल। सो मच, बेस्ट। नो नो वरीज। जी फैसल साहब। फैसल साहब थे कौन, फाहिद थे जी कोई सर, और? मेरी क्यूरी ये थी कि अगर मैदान फ्री जोन में आप ने बिजनेस रजिस्टर करवाया अपना, तो क्या आप मैदान से बाहर मेनलैंड या किसी और फ्री जोन में भी अपना ऑफिस ऑपरेट कर सकते हैं? मेनलैंड में तो कर सकते हैं लेकिन फ्री जोन में नहीं कर सकते, आई डोंट थिंक सो, किसी और फ्री अच्छा, जोन में नहीं कर सकते। काम भी कर सकते हैं मतलब अगर आप मैदान में या सिर्फ कहाँ आपको पे? फ्री जोन में, लाइक आप सर्विसेज का कोई बिजनेस है आपका और आपने वहां पे रजिस्टर करवा लिया फ्री जोन मैदान के अंदर, तो आप सर्विसेज फ्री जोन से बाहर भी दे सकते हैं? हाँ हाँ, सर्विसेज तो आप पूरे यूएई में दे सकते हैं। ठीक है, और ऑफिस भी उसी, लाइक एक एबीसी, लाइक मैं कहता हूँ एबीसी एलएलसी मैंने रजिस्टर करवा ली मैदान में, तो वो मैं मेनलैंड में भी उसी नेम पे और उसी कंपनी के थ्रू सर्विसेज दे सकता हूँ? ऑब्वियसली कंपनी तो वही है, जिस जो है आपकी लिस्टेड है उसी के नाम से देंगे। चलो ठीक है, थैंक यू। ठीक है। एनीवन एल्स? सर, ये मेरा क्वेश्चन पूछने का मकसद ये था कि मुझे थोड़ा सा मेरी नॉलेज के मुताबिक ये पता लगा था कि जो कंपनी फ्री जोन में रजिस्टर्ड हैं वो फ्री जोन से बाहर नहीं ऑपरेट कर सकती। नहीं सर, कर सकती हैं। कर सकती हैं, चलें ठीक हो गया, थैंक यू। फ्री जोन से बाहर देखें, जैसे मैं क्या, जावजा की कंपनी है जैसे, तो आपका ऑफिस जावजा में ही रहेगा, बट स्टिल यू कैन सेल आउटसाइड द यूएई, आउटसाइड द जावजा। ठीक है। अपना ओके ऑफिस सर। नहीं बना सकते। दैट्स व्हाई आई सेड कि मैदान के अंदर ये एक अच्छी चीज़ है कि मैदान में अगर मैदान फ्री जोन के अंदर आप रजिस्टर्ड हैं, या उस तरह से शारजा में भी आई थिंक एक फ्री जोन है,
तो अगर आप वहाँ पे ये हर एक को ये क्या कहते हैं, ये वाली फीचर या बेनिफिट नहीं है हर फ्री जोन में, लेकिन मैदान के अंदर जैसे उमैस है उसकी वहाँ पे कंपनी है, तो वो अपना ऑफिस भी बनाना चाहे तो वो अदर फ्री जोन, ऐसा नहीं है कि वो मैदान में उनकी कंपनी है तो जाके जबल अली फ्री जोन में अपना ऑफिस नहीं बना सकते, और लेकिन यह है कि मेन लैंड में अपना ऑफिस बना सकते हैं, जहां मर्जी उनका दिल करे वो जाके डीएफसी उधर क्या कहते हैं डाउनटाउन में बनाए, अपना काम में बनाए, जहां मर्जी उनका दिल करे वो बना सकते हैं वही के अंदर। सही है। तो लेट मी चेक के आज हम, ठीक है ट्रेड लाइसेंस हैं कुछ, यस, सो लेट मी कनेक्ट टू द again। ठीक है जी, ओके। ट्रेड लाइसेंसेस आ गई हैं, तो ये अगेन बहुत सारी टाइप्स हैं, ठीक है। जो मेन टाइप्स हैं ट्रेड लाइसेंसेस की, ठीक है, वो हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। फॉर एग्जांपल के आपका जो लाइसेंस है, सबसे पहले टू कंडक्ट बिजनेस इन यूएई या ट्रेड लाइसेंस रिक्वायर्ड होता है। यहाँ पे ऐसा नहीं है पाकिस्तान की तरह कि भाई आप जो मर्जी जैसे मर्जी बेच रहा है, मतलब जूलर्स हैं रजिस्टर्ड ही नहीं है, या मतलब कोई भी ठेले वाला है लाखों रुपया कमा रहा है लेकिन रजिस्टर्ड ही नहीं है, दिल किया रजिस्टर्ड हो गया, रजिस्टर्ड नहीं हो गए तो अपनी मर्जी से हर कोई मतलब एक धींगा मुश्ती मची हुई है कि भाई जिसका दिल किया रजिस्टर्ड हो गया, जिसका नहीं किया ना हुए। यहाँ पे ऐसा नहीं है। आपको आवाज आ रही है ना मेरी सबको? तो यहाँ पे अगर आप फॉर एग्जांपल कल को कहीं बिजनेस लेने जाएंगे भी, तो अच्छा यहाँ पे आप कल को कहीं बिजनेस लेने जाएंगे भी, तो वो आपको सबसे पहले आपका लाइसेंस पूछेगा कि भाई अपना ट्रेड लाइसेंस दिखाओ, या कंपनी प्रोफाइल वगैरह आप भेजेंगे तो सबसे पहले क्वेश्चन होगा कि आपका ट्रेड लाइसेंस कहाँ पे है। उसके अंदर मतलब फिर वैरायटी आ जाती है, किस तरह का लाइसेंस है, फ्री जोन का लाइसेंस है, नॉन फ्री जोन लाइसेंस है, ठीक है। उसके अलावा डिपेंड करता है कि कौन सी एमिरेट ने इशू किया है। फॉर एग्जांपल 7 एमिरेट्स है तो सबके सब 7 एमिरेट्स अपनी उनकी अलग अलग इकोनॉमी डिपार्टमेंट है जो कि इशू करते हैं, ठीक है। जैसे दुबई के अंदर ज़्यादा फेमस है, हम ज़्यादातर बातें यहाँ पे दुबई से रिलेटेड ही कर रहे होंगे, ठीक है। जो ज़्यादातर फॉर एग्जांपल दुबई में जो है, जो मेन लैंड का लाइसेंस मेनली इशू हो रहा होता है वो दुबई डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट का है, जिसको डीईडी का लाइसेंस बोला जाता है, ठीक है। वही लोग जो है ज़्यादातर इशू कर देते हैं, और वो ऑलमोस्ट उनके पास 2100 बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं। यहाँ पे फिर ये भी होता है कि आप कौन सी एक्टिविटी को लेके कर रहे थे। यूजली जो होता है कि वो दो से तीन 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 मोस्टली तीन एक्टिविटीज आप फ्री में चूज कर सकते हैं, उससे आगे ज्यादा आप ऐड कराना चाहेंगे तो उसके पैसे होंगे, उसके आपको ज्यादा चार्जेस पे करेंगे। डिपेंड्स करता है कि फ्री जोन में मेनलैंड हर किसी के चार्जेस डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, ठीक है। उसके अलावा ये एक्टिविटीज डिवाइड की गई हैं कि आपकी ये इंडस्ट्रियल एक्टिविटी है, कमर्शियल है, प्रोफेशनल है या टूरिज्म है, ये तीन चार एक्टिव कैटेगरीज हैं, उनको उसकी बेसिस के ऊपर डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। तो जो डीईडी का लाइसेंस होता है वो यूजली या कमर्शियल होता है या इंडस्ट्रियल होता है या प्रोफेशनल होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप आईटी सर्विसेज दे रहे होंगे तो आपका जो लाइसेंस होगा वो प्रोफेशनल होगा मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। और जो जो डिफरेंट 90% होते हैं फॉर एग्जाम्पल ट्रेडिंग कर रहे हैं, कुछ भी ऐसा ऐसा कर रहे हैं तो कमर्शियल होता है। जो किसी ने बड़ी इंडस्ट्री लगाई है तो उसका इंडस्ट्रियल होगा, ठीक है। उसके अलावा कमर्शियल लाइसेंसेस के लिए थोड़ी सी किस्में हैं। कमर्शियल लाइसेंस में क्या कुछ आता है, किस तरह की एक्टिविटीज आती हैं, ठीक है। मैकेनिकल एंड इंजीनियरिंग के ऊपर सेल्स आ गई हैं, उसमें एयरक्राफ्ट से रिलेटेड चीज़ें आ गई, बैग्स, पैकेजिंग मटेरियल, फाइनेंशियल सर्विसेज, एक्सचेंज, बैंकिंग, ब्यूटी, बेबी, कम्युनिकेशन, ठीक है। थिएटर, सिनेमा से रिलेटेड, कंज्यूमर स्टोर्स, बिल्डिंग मटेरियल्स, फ्यूल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, फिश, पोल्ट्री एंड लाइव स्टॉक, फूडर एंड एनिमल फीड, प्लांट एंड फ्लावर्स, प्रोविजन ऑफ फूड एंड फर्नीचर। इस तरह की ये सारी एक्टिविटीज लेंगे। अगर आप इस तरह से इन एक्टिविटीज से रिलेटेड बिजनेस कर रहे हैं तो आपको कमर्शियल लाइसेंस इशू होगा। अगेन ये थोड़ा सा इसलिए भी आपको याद रखना पड़ेगा, ये चीज पता होनी चाहिए चीजें कि यहाँ पे थिंग्स आर डिफरेंट। तो अगर आप किसी को कोई एडवाइस दे रहे हैं तो उससे आपको एक्टिविटीज पूछनी है तो उसकी बेस के ऊपर आप उसको बताएंगे कि उसका कौन सा लाइसेंस होगा। इंडस्ट्रियल जो होगा वो ये एक्टिविटीज होंगी, तो उनके ऊपर इंडस्ट्री इसकी बेसिकली इनकी इंडस्ट्री लगाएंगे आप, कि आप इंजन मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, बैटरियां बना रहे हैं, गोल्ड एंड प्रीशियस स्टोन कटिंग कर रहे हैं, मेडिसिन की फैक्ट्री लगा ली, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की फैक्ट्री लगा ली, लेदर की फैक्ट्रियां लगा ली, तो वो इंडस्ट्रियल लाइसेंस हो जाएगा। प्रोफेशनल में आ जाएगा कि अगर फॉर एग्जाम्पल आप रिसर्च
की बेस्ड कंपनी है आपकी, या जैसे हमारा काम है तो प्रोफेशनल सर्विसेज होती हैं, उनको सिविल बेस्ड कंपनियां भी कहते हैं, सलून हो गया, नर्सरी हो गया, ये फाइनेंशियल कंसल्टेंसी, तो ये आ जाएगा, ठीक है। प्रोफेशन में 100% ओनरशिप, जैसे मैं ऑलरेडी आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुका हूँ, 2021 के बाद से उन्होंने परमिट कर दिया कि मेनलैंड की कंपनियां भी जो हैं वो 100% ओन कर सकती हैं। उससे पहले 51% जो होते थे वो कंपनियां इमराती शेयर होल्डर्स के पास होती थी, ठीक है। जो इसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा फॉरेन ओनरशिप आई है यहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट आई है। बेस्ड ऑन दैट अब इसको देखते हुए सऊदी और कतर वगैरह और इस तरह के और जो कंट्रीज हैं वो भी इसको फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन एक्सेप्ट इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं अभी भी, ठीक है, जो क्या कहते हैं इसको, कुछ स्पेसिफिकेशंस हैं, ठीक है। और उन्होंने एक लिस्ट बनाई है जिस पॉजिटिव लिस्ट बोलते हैं, उसके अलावा नेगेटिव लिस्ट है। पॉजिटिव लिस्ट के अंदर वो कम जितनी भी एक्टिविटीज हैं उनको 100% ओनरशिप अलाउड है। आई वुड से कि जो हमसे रिलेटेड मोस्टली चीजें हैं उनके अंदर अलाउड है, लेकिन फॉर एग्जांपल जो नेगेटिव लिस्ट के अंदर एक्टिविटीज होंगी वो उनको अभी भी ड्यू टू स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस अभी भी उनको लोकल 51% पार्टनर रखना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लॉ फर्म खोलना चाह रहे हैं तो आप लॉ फर्म नहीं खोल सकते अनलेस वो लोकल के नाम से ही खुलेगी। तो दैट्स अ लिटिल बिट स्टिल ट्रिकी थिंग। ठीक है, आई थिंक आज का हमारा लेक्चर खत्म हो गया। आज जो हमारा गोल था वो यही था कि हम जान सकें कि यहाँ पे लीगल फ्रेमवर्क कैसे वर्क करता है, किस टाइप की कंपनीज हैं यहाँ पर, और उनके अलावा उनकी टाइप्स क्या हैं, किस टाइप की एक्टिविटीज़ हो सकती हैं। और उसके अलावा हमने देख लिया कि यहाँ पे मतलब किस तरह से पॉपुलेशन कैसे है, बिजनेस किस तरह से है। अच्छा हुआ थैंक्स टू उमेश साहब हमने कोटेशन भी देख लिया, आप लोगों को उससे आइडिया होगा कि वीज़ा वगैरह किस तरह से होता है, ठीक है। वो चीज़ें भी आ गई, कवर्ड हो गई। तो कल से इंशाल्लाह हम शुरू करेंगे। अच्छा, हम थोड़ा फ्लेक्सिबल रहेंगे कि आप फॉर एग्जांपल कॉर्पोरेट टैक्स से मैं शुरू कराना चाहूँगा, तो मैं आई एम ऑलवेज फ्लेक्सिबल। अगर आप लोगों को कुछ लग रहा हो कि नहीं सर ऐसे नहीं ऐसे पढ़ाएं, तो ओपिनियंस जो भी हैं वो दे सकते हैं, वेलकम है। कंस्ट्रक्टिव फीडबैक उसके ऊपर ज़रूर सोच विचार होगा, और अगर वो अलाइन होगा तो डेफिनेटली, और हम उसी तरफ हो जाएंगे, ठीक है। और क्योंकि हमारा जो कोर्स है वो 3 महीने का कोर्स है, और हमने 3 महीने के अंदर अ, समंदर को पूजे में समोना है, क्योंकि प्रॉपरली वैट और कॉर्पोरेट टैक्स एक बहुत बड़ी फील्ड है। यूजुअली जो यहाँ पे कोर्स ऑफर हो रहे होते हैं वो अगेन सिर्फ कॉर्पोरेट टैक्स का कोर्स कॉर्पोरेट टैक्स का ही होता है, और वैट का होता है। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को इतना इक्विप कर दिया जाए कि जैसे कि कुछ लोग हैं वो बीच में अपना बिजनेसेस रन करने के लिए उनका सिर्फ टारगेट कि हमें बिजनेस के लिए थोड़ी नो हाउ मिल जाए, तो इंशाल्लाह वो सारी आई वुड से कि जितने भी यहाँ पे हमारे अभी स्टूडेंट्स हैं उन सब की नीड्स पूरी हो जाएंगी। अ, ठीक है, फिर अगर किसी का कोई और क्वेश्चन हो तो हमारे पास 5 मिनट्स हैं अभी, मैं आंसर कर सकता हूँ। अदरवाइज कल इंशाल्लाह फिर हम कॉर्पोरेट टैक्स से शुरू करेंगे। अच्छा, मेरे ख्याल से मैंने जो आउटलाइन दी है उसमें पहले वैट है, लेकिन हम पहले कॉर्पोरेट टैक्स से शुरू करेंगे। एनीवन? आई थिंक मैंने वो अनम्यूट आप कर सकते हैं खुद से अगर करना चाहें। ओके, सो सर फ्री जोन का कॉन्सेप्ट तो यही था ना कि वहां पे ओनरशिप जो है वो 100% फॉरेन हो सकती थी, यस। और प्रीवियसली मेनलैंड में नहीं था। तो अब अगर 100% ओनरशिप मेनलैंड में भी हो सकती है किसी फॉरेनर की, तो फिर मेनली मेनलैंड और फ्री जोन में डिफरेंस क्या रह गया? अच्छा आदिल साहब, आई थिंक आप लेट ज्वाइन किए, सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन तो देखें। नहीं, मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया था, मेरा बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा, सही है। तो देखें, अब मैं जैसे पढ़ाया कि उसके अंदर सिर्फ ये एक यही रीज़न नहीं थी, उसके अलावा और रीज़न भी थी। अगर आपने कोर्स से सुना हो तो उसके अंदर मैंने बताया था कि अगर आप फ्री जोन में बैठे हैं और आपको ड्यूटी नहीं देनी पड़ेगी, 5% ड्यूटी नहीं देनी पड़ेगी। सो उसके अलावा अगर आप फ्री जोन में बैठ के फ्री जोन के अंदर ही डील कर रहे हैं, इस तरह के बहुत सारे सिनेरियोज है जिसमें आप वैट भी नहीं आप पे अप्लाई होता, आप पे कॉर्पोरेट टैक्स भी नहीं लगेगा। तो इट्स नॉट ओनली 100% ओनरशिप, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि लोग फ्री जोन में बैठे होते थैंक यू। हैं। वेलकम।
Still have 2 minutes. Anyone? चलें, आई थिंक कोई क्वेश्चन नहीं है, तो कल सेम टाइम पे मिलते हैं और इंशाल्लाह हम कॉर्पोरेट टैक्स जो है उसको शुरू करेंगे। थैंक यू जी।